चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पीयर सर्किटल लॉ आसान टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। एम्पीयर सर्किटल लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई सर्किट आपको लेना पड़ेगा। एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, ये कह लीजिए लूप, जिसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। आपको याद होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में एक लॉ पढ़ा था जिसको गॉस लॉ बोलते थे। गॉस लॉ में किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता था। ठीक, उसके लिए हम एक क्लोज सरफेस बनाते थे, गॉसियन सरफेस। फिर उस गॉसियन सरफेस का जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो हम Q/ε0 के इक्वल रखते थे, है ना। सेम मैनर में यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये करंट के लिए उसी टाइप का एक लॉ है, लेकिन इसमें सरफेस नहीं बनाया जाता बल्कि इसमें बनाया जाता है एक लूप। ठीक, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वायर है, ये जो मैंने बनाया हुआ है सीधा सीधा स्ट्रेट वायर है, जिसके अंदर एक करंट जा रहा है, आई से उसको डिनोट किया गया है और एरो से करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ठीक, तो इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अगर आप एक क्लोज लूप लेकर चारों तरफ, जैसे सर्कुलर लूप मैंने बना दिया है ना, कोई सिमेट्रिक लूप बनाकर, और उसका क्लोज इंटीग्रल निकालते हैं, इंटीग्रल B.dl, तो ये क्लोज इंटीग्रल B.dl हमेशा μ0 टाइम्स उस करंट के इक्वल आता है बच्चों, जो करंट इस लूप के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक, गॉस लॉ में आपने पढ़ा था चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0। यहाँ पर होता है करंट एनक्लोज्ड और मल्टीप्लाइड बाई μ0। μ0 वैसे भी मल्टीप्लाई में आता, जैसे उसमें 1/4πε0 होता था, इसमें μ0/4π होता है ना, μ0 ऊपर ही आता है। खैर, किसी भी करंट के लिए अगर आप उसके अराउंड एक क्लोज लूप बनाते हैं, लूप क्लोज होना चाहिए, फिर उसका क्लोज इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक, इंटीग्रल B.dl, तो ये ऑलवेज μ0 टाइम्स आई एनक्लोज के बराबर आएगा। ठीक, याद रहेगी बात। ठीक, अच्छा, क्या सिर्फ एक वायर के लिए एप्लीकेबल है या बहुत सारे वायर्स? अगर एक वायर के अलावा आप 2-3 वायर भी बना दें, कोई वायर ऐसा है जिसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, किसी में अपवर्ड जा रहा है, ठीक, किसी में करंट I1 है, किसी में I2 है, किसी में I3 है। ठीक है, एम्पीयर लूप लगाने के लिए हमें टोटल करंट चाहिए होता है जो इस लूप के अंदर एनक्लोज्ड है। जब हम करंट एनक्लोज की बात कर रहे हैं ना, तो हम उस टोटल करंट की बात कर रहे हैं जो इस लूप के अंदर बंद है, या ये कह लीजिए लूप के थ्रू पास हो रहा है। एक तरफ से एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, वो दोनों इसमें पॉसिबिलिटी है। नीचे से भी आ सकता है करंट, ऊपर से भी आ सकता है। नेट करंट निकालने के लिए मान लीजिए आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, अपोजिट वाला उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको नेट करंट मिल जाएगा इस लूप के थ्रू। वो नेट करंट जो फाइनली बचकर आएगा एड सब्ट्रैक्ट होने के बाद, वो यहाँ पर रखा जाएगा आई एनक्लोज की जगह पर। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर सिर्फ 2 वायर हैं, एक वायर में जा रहा है करंट 2 एम्पियर का, दूसरे वायर में करंट जा रहा है 3 एम्पियर्स का, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आई एनक्लोज कितना हो जाएगा? 2 + 3, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, 5 एम्पियर का करंट हो जाएगा। याद रहेगी बात। तो ये आपका एम्पीयर सर्किटल लॉ हो गया कि अगर आप इस लूप पर B.dl, dl मतलब इस लूप का एक छोटा सा पार्ट, B.dl निकालते हैं और उसको सम अप करते हैं ऑल ओवर द लूप, सारा सम करने के बाद, लेकिन पूरे लूप में सम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई छोटा सा पार्ट लेकर लूप का फिर सेलेक्ट करके बस उसके ऊपर सम करने। ऑल ओवर द लूप जब आप घूमकर पूरे लूप का B.dl छोटे छोटे पार्ट करके सम अप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो इंटीग्रेट करने के बाद वो हमेशा μ0 टाइम्स उस करंट के आएगा जो करंट इस लूप के थ्रू या इस सरफेस के थ्रू क्रॉस हो रहा होगा, पास हो रहा होगा, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे डाउनवर्ड में जाए। याद रहेगी बात। दूसरी बात हमें करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर, कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है या कोई भी वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो ये भी आसान है, आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं।
जैसे मैंने कहा था सारे काम राइट हैंड से हो जाएंगे। राइट हैंड रूल आप अप्लाई करके एक काम लेफ्ट से होगा, बाकी सब राइट से हो जाएंगे। राइट हैंड रूल अप्लाई करके आप सुनो सुनो, रवान तो लेफ्ट से करेगा, लेकिन ये बेटर इसमें राइट में राइट ही लगाना चाहिए, ठीक है। भले से लिखने का काम लेफ्ट से करते हो। सुनो सुनो सुनो, इसकी डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सुन ले रवान, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है किसी भी वायर की वजह से, वायर के अंदर करंट जा रहा है, उसके अराउंड आप जानते हैं कि सर्कुलर लूप बनेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे अगर कोई देखे तो ऐसे भी बन सकती हैं, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन हो सकती हैं सर्किल में। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड रूल से। अगर आप ये इमेजिन करें कि ये जो वायर है, इस वायर को आपने अपने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, ऐसे जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ लिया ना, इस तरीके से, ठीक। और ऐसे रखना है कि ये जो आपका थंब है ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ डायग्राम में जैसे दिख रहा है, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और वायर कहाँ प्लेस होना चाहिए? ऐसे, जैसे आपने वायर को ग्रैस्प किया हुआ है हाथ के अंदर। तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ये आपको देखा फिंगर्स जो हैं वो चारों तरफ कर्ल हो गई हैं इसके, ये भी तो एक तरह के लूप बन गए। क्या डायरेक्शन शो कर रहे हैं? ये टिप जो है ये डायरेक्शन शो कर रही है ऐसे, ठीक है। ये जो टिप डायरेक्शन शो कर रही है, अगर मैं ऐसे कर दूं वायर तो आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। यही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो आपके फिंगर्स का कर्ल और टिप के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। याद रहेगी बात? जैसे इसके लिए आप थंब रखिए अपवर्ड और इमेजिन कीजिए वायर जो है वो बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगी और इधर एंटर करेगी, यहाँ से आउटवर्ड और यहाँ से इनवर्ड, ऐसे लूप बनेगी। समझ में आ गई बात? ये तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का। इसको कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल। याद रहेगा? क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड थंब रूल। ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन निकालने की, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल B dot dl is always equal to the mu naught times current passing through the surface, या करंट एनक्लोज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। हाँ भाई, अरसलान उतार लो। इधर गौर फरमाइए सब लोग। अब इसकी एक एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल सी है, इसको समझ लो। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आप किसी स्ट्रेट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर कोई करंट पास हो रहा है I, ठीक। इस करंट I से, ये बहुत लंबा वायर है, ठीक, इससे कुछ डिस्टेंस r पर, मान लीजिए एक डिस्टेंस मैंने r, डिस्टेंस जो है किसी भी वायर से या किसी भी स्ट्रेट लाइन से, अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो वो हमेशा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेज़र होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने एक डिस्टेंस मेज़र किया और उस डिस्टेंस को मान लेते हैं r, और ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें
इस P पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालनी है। कैसे निकालें? एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ तो तब लगेगा जब एम्पीरियन लूप होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो अभी नहीं बना हुआ। चलिए एक सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप बनाते हैं इस वायर के अराउंड, ठीक। एक ऐसा लूप जो इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल हो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, और इस पॉइंट से पास भी हो रहा हो। तो एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। अगर मैं एक सर्कुलर लूप बना लूँ इस टाइप से, जो इस P पॉइंट से पास हो रहा है, और उसकी रेडियस क्या है? R, और ये वायर उसके सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक। याद रहेगी बात। अब इस लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ अभी पढ़ा आपने, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl कितना होगा? म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड, 1 बाय 1 इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। एक लूप इसके अराउंड सेलेक्ट कर लिया मैंने, जिसकी रेडियस R है, क्योंकि R डिस्टेंस से पॉइंट P दूर है, तो इसका मतलब वो लूप इस P पॉइंट से भी पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। इस लूप में एक सिमेट्री भी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वो क्या है कि अगर हम स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखें, जो कि अभी हमने सीखी थी, किसी भी स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी सर्कुलर होती है इसके अराउंड, और जो लूप हमने सेलेक्ट किया वो भी सर्कुलर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी इसी टाइप का एक सर्किल बनेगा। मतलब हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कह लो, या फिर ये करंट, ये छोटा सा पार्ट लूप का DL एलिमेंट कह लो, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी हर पॉइंट पर, एग्जैक्टली सेम, ठीक। एग्जैक्टली सेम होने का मतलब है कि इनके बीच का जो थीटा है वो 0 हो जाएगा। हो सकता है अपोजिट हो, कोई कहे कि करंट नीचे की जा रहा, तो अपोजिट में 180 डिग्री हो जाएगा। बहरहाल इनमें से एक रहेगा। फिलहाल 0 मानकर इसको करते हैं डेरिवेशन को। मान लेते हैं थीटा इसके बीच में 0 है, तो B डॉट dl को लिख सकता हूँ मैं B dl cos थीटा। थीटा 0 है तो B dl cos 0, डॉट प्रोडक्ट हो गया ये परफॉर्म। राइट हैंड साइड पर हमारे साथ क्या है? म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। तो I एनक्लोज्ड है वो करंट जो पास हो रहा है लूप के थ्रू, तो उसको मैंने I माना हुआ डायग्राम में। तो I एनक्लोज लिखने की बजाय उसको सिंपली I लिख सकते हैं अब, ठीक है बात। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 पुट कर दो, बचेगा खाली इंटीग्रल B डॉट dl। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर आएगी। डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस ना तो आप दूर जा रहे हैं ना करीब आ रहे हैं। एक सर्किल का मतलब ही ये है उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इक्वी डिस्टेंट है इससे, सेंटर से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप में कहीं भी आप निकालें कांस्टेंट आएगी। तो कांस्टेंट नेचर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड को B को यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, वो चेंज नहीं होगी। तो खाली क्या बचा? अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो अंदर बचेगा खाली dl इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड पर म्यू नॉट टाइम्स वो करंट जो वायर में पास हो रहा है, ठीक है। इतनी बात। ये B हमें निकालना था, तो इंटीग्रेशन करो dl का। dl का इंटीग्रेशन होता है L, जैसे dx का x, dy का y, dl का हो जाएगा L। L मतलब लेंथ ऑफ द लूप, पूरे लूप की लेंथ, जिसको आप सरकमफेरेंस वाले फॉर्मूला लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर L पूरे वायर की लेंथ है, पूरे लूप की, सॉरी, dl का इंटीग्रेशन L आया, तो L को आप अलग से रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं। एक और स्टेप नेक्स्ट, आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई r, जहाँ पर r क्या है? रेडियस ऑफ द लूप। तो इसको इंटीग्रेशन dl को आप लिख दो 2 पाई r, और इधर बचेगा म्यू नॉट I। 2 पाई r इसके अपॉन में ले जाओ, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है। याद रखना आप, ये आसान सा फॉर्मूला है। किसी भी वायर से r डिस्टेंस पर करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर पूछी गई है, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। याद रहेगा।